हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी एईडी का एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक है, 14 अप्रैल से है। तो ऐसे में हमें टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम एडिटोरिया के बीपीएससी का एईडी का टेस्ट लगा रहे हैं। हमारा ये जनरल स्टडीज का पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा ऑप्शन हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें से सही कथन चुनना है। केवल एक होगा, केवल दो होगा, या एक दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा केवल दो हो जाएगा, क्योंकि 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? डेल्टा, ऑक्सबो झील, खाड़ी, या फिर इनमें से एक से अधिक। क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सबो झील हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तब कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची है, इसमें जनजाति लिखा हुआ है, इधर जगह लिखा हुआ है। तो गौंड जनजाति कहाँ से बिलोंग करता है, या डोंगरिया कौन कहाँ से करता है बिलोंग? इसका ये ऑप्शन है, आप इसमें देखिए। तो इसलिए इसको हम बनाते हैं। तो ये गौंड जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये डोंगरिया कौन जो है, डोंगरिया कौन उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। डोंगरिया कौन उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। टोडा जनजाति कहाँ से बिलोंग करता है? तो टोडा नीलगिरी पहाड़ियों से बिलोंग करते हैं। चेचू कहाँ से है? तो चेचू केरल से है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है? देखिए यहाँ पे गोंड मध्य प्रदेश। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें दो ऑप्शन है, दोनों ए का 2, तो इसमें भी ए का 2 है, बी का 3 देखिए उड़ीसा, तो इसमें भी है, ये दोनों में है। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। सी टोडा जनजाति कहाँ से है? नीलगिरी, तो सी का 1 देखिए ये आ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। इनमें से सही कथन क्या होगा? तो इसका सही कथन हो जाएगा दोनों। चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। ठीक है, आपको अगर जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि झारखंड के सिंह भूमि में भी तांबा होता है, और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले, राजस्थान के झुंझुनू में भी है, अलवर में भी सब पाए जाते हैं तांबे के। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन में है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ये हमारे दो ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान रखें इनमें से कौन सा गलत है। तो पश्चिम घाटी पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचा है, क्या ये सही है? ये पूछ रहे गलत है, तो ये सही है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचा, ये क्वेश्चन सही है। लेकिन ये पूछा जा रहा है क्या, कौन सा गलत है? गलत इसमें हो जाएगा तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती, ये गलत है। ठीक है, इसमें एक चीज आपको यहाँ पे हम बताते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचाई पे है। लगभग इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर अधिक है। ठीक है, और नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक नदी घाटी से होकर बहती है, तापी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तापी नदी नहीं बहती, इसलिए गलत ही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। 7 नंबर देखते हैं प्रश्न। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? या इस बात को बहुत हम ध्यान देना है कि अब पूछा क्या जा रहा है इसमें है दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन को चलिए देखते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है। तो इसका हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं करती है वर्षा। ठीक है, तमिलनाडु जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा छाया प्रभाव के कारण अधिकांशतः शुष्क रहता है, उस समय बारिश नहीं होती है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहां पे दिया है घटना और यहां पे कारण। कोरियोलिस बल, इसका क्या कारण है? ऋतुएं, विश्व क्या है? तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, कोरियोलिस बल का जो कारण होता है वो है पृथ्वी का घूर्णन होता है, और ऋतुएं जो होती है वो
पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण होती है, और विषुव सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बताते हैं आपको 9 नंबर सवाल देखते हैं। शीतोष्ण चक्रवात, अच्छा इसका यहाँ ऑप्शन नहीं बताया, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वातावरण से संबंधित होते हैं? गर्म वातावरण, ठंडा वातावरण। इसमें सही विकल्प आपको बताना है, केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, या 1 2 दोनों होगा, फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा दोनों हो जाएगा। शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार का वातावरण से संबंधित है? गर्म और ठंडा वातावरण दोनों से होते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं लास्ट में? ये अंत में बनाते हैं कि अवरुद्ध वातावरण के निर्माण का कारण बन सकता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल को देखते हैं हम। हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? पूछा यहाँ पे नहीं करती है। गोखुर झील का निर्माण नहीं करती है, विसर्प नदियां निर्माण नहीं करती है, गुम्फित वाहिकाएं निर्माण नहीं करती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई निर्माण नहीं करती है। 11 नंबर देखते हैं हम लोग। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए, दिए गए कोड का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। तो इस सवाल का देखते हैं हम लोग। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति का क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, गति के प्रकार है, इधर वस्तुओं की गति है। ठीक है, तो सवाल को इस पर ध्यान में रखना है। तो वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति का क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी के परिधि, देखिए जिसने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया है, इसका बी हो जाएगा। वृत्तीय गति पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति है। घूर्णन गति ये क्या है? लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, ये घूर्णन है। आवर्ती गति, आवर्ती गति क्या है? घड़ी के लोलक की गति है। और सरल रेखीय गति क्या है? नदी के प्रवाह की गति है। तो इसका बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ए का 3, बी 4, C1 है, और डी सरल रेखीय गति हो जाएगा, नदी के प्रवाह की गति। आगे देखते हैं 12 नंबर। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, या फिर पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। पानी के बाहर आकर स्थिरता खो देती है, पानी से बाहर आकर उनका द्रव्यमान में वृद्धि हुई। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? किस पे पूछ रहा है? सितार और बांसुरी पे। इनमें से जो ध्वनि में अंतर होता है किस कारण होता है? तो ध्वनि में जो अंतर होता है वो ध्वनि गुणता के कारण से होता है। यहां देखिए, ध्वनि गुणता के कारण से होता है। ध्वनि का जो तारतम्य होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, और अधिक आवृत्ति का जो ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से 14 नंबर यहाँ पे, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या है? उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अवतल लेंस। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है या भांति व्यवहार करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? यहाँ देखिए 15 नंबर, किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? भंवर धाराएं, शैथिल्य हानि, कुंडलन का प्रतिरोध, क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। तो ये हो जाएगा क्रोड का नर्म लोहे का बना हो जाना। ट्रांसफार्मर में इसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती, ऊर्जा हानि नहीं होती यदि क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। 16 नंबर देखते हैं प्रश्न। इनमें पूछा है कि युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। एक साइड यंत्र दिया है, दूसरा मापन का उपयोग दिया है। ठीक है, तो हम लोग एक बार देखते हैं 16 नंबर में। क्रायोमीटर, ये ऑडोमीटर का क्या होता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी होती है। ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की दूरी, तो सही है। फिर यहाँ पे हमें गलत मिलान का चयन करना है। क्रायोमीटर क्या होता है? तो क्रायोमीटर जो था रॉकेट इंजन की क्षमता से नापन, तो ये भी सही है। क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, तो ये ठीक है। अच्छा, ये सही नहीं, ये नहीं है। ये क्रायोमीटर जो है ये गलत है। क्रायोमीटर का जो काम होता है वो अत्यंत निम्न तापमान को मापने का काम होता है। ये देखिए, ये गलत है, इसका मिलान गलत है। और ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पूछा रहे हैं गलत मिलान, तो गलत मिलान ये है। क्रायोमीटर का क्या काम होता है? क्रायोमीटर का काम होता है अत्यंत निम्न तापमान को मापने में काम होता है। फोनोमीटर का क्या काम होता है? तो फोनोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता है। और एक दो और आपको बताता हूँ। एनीमोमीटर जो होता है वो हवा की गति मापने के लिए होता है। और स्टेथोस्कोप होता है हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए, विशेष करके रक्तचाप के अध्ययन के लिए। 17 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग।
लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है? ऑप्शन ए है हमारे पास, लोहे के कील तथा पारे के बीच लगने वाले पृष्ठ तनाव के कारण। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होना, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें पहला क्या होगा? कैल्शियम है, फिर हाइड्रोजन है, उससे फिर होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, यहां देखिए, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता के मात्रा पे। अच्छा, मतलब मनुष्य के बॉडी में पाए जाने वाले उसकी प्रचुरता के आधार पर आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो कैल्शियम तो ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसका देखिए यहाँ पे एक बार ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। कैल्शियम, उससे अधिक हो नाइट्रोजन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा और फिर कार्बन होगा और उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, या पूर्ण रूप से जल रहा है, या फिर गीला है। तो इसको यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, ये हमें जान लेना चाहिए। अगर हाइड्रोकार्बन का ईंधन जलाते समय अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बना है। किसी रक्षक नली, शुष्क नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड या फिर कैल्शियम फ्लोराइड। तो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? तो जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं, इसके जो कपड़े होते हैं उस पर किसी की बेकेलाइट होता है, पेट होता है, मेलामाइन होता है या फिर एक्रिलिक होता है। तो ये होता है मेलामाइन। मेलामाइन जो होता है वो आग का प्रतिरोधक होता है और प्लास्टिकों की अपेक्षा इसमें ज्यादा उष्मा सहन करने की क्षमता होती है। 22 नंबर देखते हैं हम लोग। न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, या फिर न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है, ये गलत है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की तरह नाभिक के चारों ओर परिक्रमा नहीं करते हैं। परिक्रमा करना केवल इलेक्ट्रॉनों का गुणधर्म है, तो यहाँ न्यूट्रॉन का नहीं है। यहाँ न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पूछा है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत पूछा, गलत ये है। आगे देखते हैं हम लोग। HOOC और COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या कहते हैं इसको? ये ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, HOOC। ओके, ऑक्जेलिक अम्ल एक प्रबल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई कारक, कपड़ों में दाग और लोहे पे जंग से हटाने के लिए कार्य किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? यहां एक बार देख लेते हैं, C2H2O4 होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? ORH नेगेटिव, ORH पॉजिटिव, AB-RH नेगेटिव या AB-RH पॉजिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए आप? तो ये हो जाएगा ARH, ये सबसे उपयोग के लिए सुरक्षित रहेगा। ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल के ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो उदर गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? श्वसन और ससंजन, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और आसंजन।
मूलदाब, ससंजन और आसंजन, वाष्पोत्सर्जन और आसंजन। तो इसका देखिए क्या होगा, प्रश्न में एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे हो जाते हैं वाष्पोत्सर्जन होता है, कहाँ ये, और खिंचाव, ससंजन और आसंजन होता है, ठीक है। ऊंचे पेड़ों में दारू या जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया, पानी के गुणधर्म जो इस ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और ससंजन, आसंजन है इसका। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। आवृत बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? बीजांड, सहायक कोशिका, अंड या फिर प्रतिव्यासांत। ये हो जाएगा बीजांड। आवर्त बीजियों के बीजांड में अगुणित कोशिकाएं नहीं होती है, ठीक है। यह मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोश के बाहर स्थित एक द्विगुणित कोशिका उत्तक है। नीचे दिए गए युग्म में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? यहां पूछा रहे सही। इधर खनिज या विटामिन दिया गया, इधर अभावजन्य रोग या विकार हो। ये तो प्रश्न आसान है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है, बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। अब पूछा इसमें विटामिन B1 की कमी से क्या होती थी? ये भी बेरी ये थी, ये भी सही सुमेलित है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, तो ये भी सही है। अब लौह की कमी से क्या होता है? तो लोहे की कमी से अरक्तता होती है, जिसमें कमजोरी हो जाता है। तो इसका मतलब ये सभी जो है सही सुमेलित है। इसमें सभी में ऑप्शन कौन सा है? 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव, केंद्रक प्रोटीन या फिर केंद्र काव कहा जाता है। तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसको कहते हैं केंद्रक काव कहते हैं। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाव कहते हैं। इसके बारे में एक चीज और हम जान लेते हैं कि यह जो होता है कोशिका द्रव में उपस्थित नग्न द्विरज्जुक वर्तुल एवं एकल डीएनए के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पूछ रहा है सही नहीं है। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक होता है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करते हैं। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। तो ये हो जाएगा पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में ये कथन सही नहीं है, ठीक है। बाकी ये सभी सही हैं। पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक होता है, बिल्कुल सही होता है। पित्त आमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है, बिल्कुल सही बात है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है, ये भी सही है। प्रश्न में हमारा पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत पूछ रहा था, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? क्या है ऑप्शन में हमारा? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम फ्लोएम या फिर पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या फ्लोएम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं हुई। ये हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है। पौधे में जो मुख्यतः होता है वो 3 सरल अस्थायी उत्तक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये स्थायी उत्तक होते हैं। अस्थायी उत्तक का काम क्या होता है? उस स्थायी उत्तक का काम होता है कि पौधे के विकास में ये सहायता करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक होते हैं, ठीक है। चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? यहाँ देखिए, चावल के खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से उपलब्ध हुए? ये हुए रंगपुर से, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत। तो ये हो जाएगा द्वैताद्वैत, ठीक है।
निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत यानी द्वैत अद्वैत दर्शन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका अर्थ क्या होता है? द्वैतवादी या अद्वैतवादी का युग्मित द्वैत और अद्वैत है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा या जीव दोनों ही दृष्टिकोण के आधार पर ब्रह्म ईश्वर से भिन्न और एक रूप है। विशिष्ट दृष्टिकोण निम्बकाचार्य को अन्य वेदांत दर्शनों से अलग करता है। तो थोड़ा और इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। जैसे कि इसमें द्वैतवाद है, द्वैतवाद यहाँ पे है, द्वैतवाद है। तो द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था? ये माधवाचार्य के द्वारा गया था, ये दिया गया था माधवाचार्य। थोड़ा सा मैं इसको इधर हटा लेता हूं। माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। माधवाचार्य। अब विशिष्टाद्वैत किसके द्वारा दिया गया था? विशिष्टाद्वैत ये रामानुजाचार्य के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा। और शुद्धाद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत जो है ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया। ठीक है। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देवनागरी, अरामाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी, या फिर ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक, या फिर खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और शारदा, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक और देवनागरी। तो ये जिसको देखिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेख में। याद रखना है आपको, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया है इस लिपि का। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद, ये किसने कहा था? बलबन ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, या फिर इल्तुतमिश ने कहा था? तो ये कहा था, बलबन ने कहा था। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो ये अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन शहर सा था? अमृतसर, आनंदपुर, गुजरावाला या फिर पेशावर था? ये अमृतसर था। ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो कहां गिरफ्तार किया था इसको? रंगून में या फिर कर्नल नील ने किया था? ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था? या बरेली में जेम्स आउटम ने किया था? या हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था? तो देखिए, इसको जो हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया गया था, लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। ठीक है। लेफ्टिनेंट विलियम हडसन, इसको कभी कभी हडसन भी लिखते हैं, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया, जहां उन्हें अपने परिवार के साथ शरण ली थी। इसके बाद इन्हें रंगून निर्वासित किया गया था, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? लॉर्ड कर्नवालिस, राजा राम मोहन राय, हेक्टर मुंडो, दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था? तो ये राजा राम मोहन राय ने कहा था कि बंगाल की कृषि और किसानों पर अस्थाई बंदोबस्त के विनाशकारी प्रभाव का हो रहा है। यानी कि क्या कहा था उन्होंने? पूरा बंगाल एक जंगल में तब्दील हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहां की गई थी? बंबई, कोलकाता, मद्रास या फिर दिल्ली में की गई थी? ये किया गया था कोलकाता में। महिला शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरियों की मदद से कलकत्ता में 1819 में तरुण स्त्री सभा यानी या फिर युवा महिला संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है। 40 नंबर देखते हैं हम लोग। सन 1804 ईस्वी में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है। दूसरा है 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। इनमें से कह रहा है दोनों कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से दोनों कथन सही हैं। सन 1804 ईस्वी में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। इसका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म से संबंधित बातों का अन्वेषण करना था इसका। ठीक है। 41 क्वेश्चन देखते हैं। इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे
सूची 1 है, इसमें विद्रोह है, सूची इसमें नेतृत्व करता है। तो कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो कोल विद्रोह देखिए यहाँ पे, कोल विद्रोह बुद्ध भगत के द्वारा किया गया था। जिसने भी मिलान किया ये मिलान बिल्कुल सही किया है। तो पूछ रहा है खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह तीरथ सिंह ने किया था, और तीरथ सिंह कहाँ के हैं? असम के हैं खासी, आपको ये भी याद रखना है। संथाल विद्रोह पूछा है, संथाल विद्रोह सिद्धो कानो के द्वारा किया गया था, झारखंड से है संबंधित। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह किसके? भूषण सिंह के द्वारा। ये कहाँ पे है, कहाँ पे किया गया था ये विद्रोह? ये किया गया था पलामू झारखंड में किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कोल, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। कोल विद्रोह बुद्ध भगत के द्वारा शुरू किया गया था, खासी विद्रोह तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था, संथाल विद्रोह सिद्धो और कानो के द्वारा किया गया था। लेकिन याद रखने कहाँ किया था ये? खासी विद्रोह तीरथ सिंह के द्वारा असम में किया गया था, संथाल विद्रोह झारखंड में, और चेरो का विद्रोह ये भी झारखंड में हुआ था, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन को घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो ये 23वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये पहली बार विभाजन देखा गया था, 23वां अधिवेशन था उसका। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गुल गुंबद कहाँ है? बीजापुर, मदुरई, वारंगल या फिर देवगिरी में? कहाँ पे है? ये है बीजापुर में है, विशाल गुंबदों में गुंबद है। ये जो है ना, मध्यकाल में बीजापुर आदिल शाही वंश की राजधानी थी। गोल गुंबद प्रसिद्ध शासक मोहम्मद आदिल शाह का ही मकबरा है, ठीक है। ये भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में से शामिल है, जो विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। 44 नंबर देखते हैं। कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? आपको यहाँ पूछ रहा है नहीं करता था, आप वहां पे ये मत टिकाइए जो कौन करता था। तो कौन नहीं करता था? ओइनिवार राजवंश नहीं करता था, या कर्नाटक राजवंश, या फिर दरभंगा राज, या फिर उज्जैनिया राज नहीं करता था उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर। तो दरभंगा राज तो करता ही था, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे उज्जैनिया राज नहीं करता था, ठीक है। तो उज्जैनिया राज कहाँ करता था? तो वो करता था भोजपुर में करता था ये, और इसकी स्थापना किया था शैतान सिंह, इसको देवराज भी कहते थे। और उज्जैनिया राज के महत्वपूर्ण शासकों में से संग्राम देव, ओंकार देव, दुर्लभ देव, राजा राम शाही, राजा नारायण मल आदि शामिल है। वे अफगानों के साथ अच्छे संबंध साझा करते थे, ठीक है। और कर्नाट राजवंश जो है, इसके संस्थापक कौन है? इसे देख लेते हैं इसको। कर्नाट राजवंश के संस्थापक हैं नान्य देव। और ओइनिवार राजवंश वेनवार राजवंश, ठीक है। लेकिन इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं नाथ ठाकुर, नाथ ठाकुर हैं इसके संस्थापक। दरभंगा राज का तो महेश ठाकुर है, दरभंगा राज का महेश ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर दोनों थे? इसमें है दोनों थे। कौन कौन दोनों थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तंत्र मंत्र, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, या फिर कर्म का सिद्धांत? किसके बारे में पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था, विरोध नहीं किया गया था। तो कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था, ठीक है। कर्म का सिद्धांत जो मूल रूप से एक हिंदू धर्म का ही एक मूल सिद्धांत है, इसलिए इसको नहीं किया था। बाकी तंत्र मंत्र, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने पुरजोर इसका विरोध किया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है यहाँ पे। तो लॉर्ड क्लाइव, अब देखते हैं सही मिलान है कि नहीं। लॉर्ड क्लाइव, तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन और प्रथम न्यायालय, तो इसका ये ए का 4 हो जाएगा। तो ए का 4 किस में? तो बी और सी में है। लॉर्ड वेलेजी कह रहे तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से, तो ये बी का 1 हो जाएगा। तो B1 किस में है? तो B1 इसमें है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ये। एक बार पूरा मिला लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी राज विलियन नीति यहाँ है, या फिर इसको कहिए हड़प नीति इसको कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी राज विलियन नीति या फिर विलय नीति या फिर हड़प नीति। अब लॉर्ड कर्जन का क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या फिर बंगाल विभाजन, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन और प्रथम न्यायालय की स्थापना। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि।
लॉर्ड डलहौजी, राजविलय नीति या फिर हड़प नीति कह लीजिए, लॉर्ड कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम या फिर बंगाल विभाजन है। 48 नंबर देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, किसने किए थे? पुर्तगाली ने किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या फिर टीपू सुल्तान? ये टीपू सुल्तान थे, दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो किसने किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है। तो कब किया था ये भी पूछा जा सकता है कि ये 1772 में किया था। और द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में किसने? क्लाइव के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में शुरू हुआ था ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? आर्टिकल 300 किससे संबंधित? मुकदमे था, कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार था, वाणिज्य पर प्रतिबंध। तो ये था मुकदमे था, कार्यवाही है। ठीक है। आर्टिकल 300। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किसके श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों के सदस्यों से, शिक्षकों से, स्नातकों से या फिर उद्योगपतियों से? ये उद्योगपतियों से नहीं चुने जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको ध्यान रखना है कि ये 7वां संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किसमें है? 7वें संविधान संशोधन में है। ठीक है। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1956 में किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधानसभा? तो विधानसभा की जरूरी है। किसी राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश विधानमंडल में पुनः सम्मिलित होने के 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा में अगर लागू हो तो विधान परिषद से भी अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये है। और इसका आर्टिकल 213 है, अनुच्छेद 213। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी। सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी हैं। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 या 4 या फिर 1, 2, 3 या फिर केवल 2? तो ये हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। जिसने भी मारे सही, बिल्कुल सही मारा है। सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। ठीक है। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध या फिर अधिकार परीक्षा? ये अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है किसी भी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए। वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? 4, 5, 6, 8 कितना है? तो ये है 8 टोटल है। अब वर्तमान में कैबिनेट समिति 8 है। कौन कौन से हैं? राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, आवास पर कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति, रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। तो टोटल कितने हैं कैबिनेट समिति? 8 है। ठीक है, याद रखना है आपको। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु की सीमा 25 वर्ष है। भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते होती है? 8 महीने और 4 हफ्ते या फिर 6 महीने और 6 हफ्ते, 6 महीने 3 हफ्ते या फिर 8 महीने या फिर 6 हफ्ते। तो भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने या कितने हफ्तों तक होगी? तो ये होगी 6 महीने और 6 हफ्ते। ठीक है।
थोड़ा सा इसमें और ध्यान से देखते हैं। भारत में अध्यादेश की ज्यादा अधिकतम अवधि कितना होती है? 6 महीने और 6 हफ्ते होती है, जिसमें पार्लियामेंट के सेशन के बीच सबसे लंबा संभावित गैप मैक्सिमम 6 महीना और पार्लियामेंट के बीच शुरू से होने के बाद इसे मंजूरी देने के लिए भी 6 हफ्ते का समय शामिल होता है। ठीक है, नहीं तो ये फिर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देते हैं 60 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में तो आर्टिकल 62, आर्टिकल 65, आर्टिकल 66 या फिर आर्टिकल 67। तो किस में हो जाएगा? किस में है ये? आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान है इसमें। अब 61 नंबर सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनिए है। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे इसको ध्यान देना है। चौथी पंचवर्षीय योजना किस पे है? सही पूछा जा रहा है। या पांचवी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान, तृतीय पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर ध्यान, प्रथम पंचवर्षीय कृषि पर ध्यान। तो इसमें से सही है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय में फिर क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय में था औद्योगिक विकास यानी महालनोबिस मॉडल पे था। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय में क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? कृषि और बुनियादी उद्योग था। तृतीय पंचवर्षीय में कृषि और बुनियादी उद्योग। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय में क्या है? तो वृद्धि के साथ न्याय। पांचवी पंचवर्षीय में क्या है? गरीबी हटाओ नारा। किसके द्वारा दिया गया था? ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। 62 नंबर देख लेते हैं। साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है। साधन लागत पर जीएनपी, बाजार मूल्य पर जीएनपी, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय। तो हो जाएगा ये राष्ट्रीय आय के बराबर है। ठीक है, एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट है जो कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जा सकते हैं। और जीएनपी क्या है? जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस विदेशों को भुगतान। और एनएनपी क्या है? यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी अवमूल्यन। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे क्या है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, 63 नंबर देख लेते हैं हम लोग। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, बफर स्टॉक रखरखाव या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे है एक से अधिक है। ठीक है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय एक से अधिक है। कौन कौन से हैं? इसमें पीडीएस भी है, हाँ बिल्कुल ये भी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली ये प्रणाली है। और बफर स्टॉक के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी भी है। ठीक है, और फिर जो एमएसपी की जो यहाँ है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें सार्वजनिक खरीद को गोदामों में सुरक्षित किया जाता है जैसे सूखा या बाढ़ या फिर ऐसी प्रतिकूल दशाओं के संबंध में। ठीक है, 64 नंबर देखते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? विजय केलकर समिति, रंगराजन समिति या फिर एसवी राघवन समिति या फिर रघुराम राजन समिति। तो ये दिया था एसवीएस राघवन समिति, एसवीएस राघवन समिति के द्वारा। और इसी के अनुशंसा पर एकाधिकार अवरोधक व्यवहार समिति 1969 को निरस्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया है, एसवीएस राघवन समिति। ठीक है, इसको याद रखना है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आरबीआई करता है या फिर नीति आयोग करता है या फिर एनएसओ करता है या फिर इनमें से कोई नहीं करता है? तो ये एनएसओ करता है। ठीक है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है ये काम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर। भंडारी समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष कराधान, कृषि ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, इसी से संबंधित है भंडारी समिति। ठीक है, एक आध दो और समिति को हम देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वामीनाथन समिति किससे है? जनसंख्या नीति से संबंधित है। और जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? ये प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। सरकारिया समिति
केंद्र राज्य संबंध है, और महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से है संबंधित, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से है, और गोड़पोरिया समिति बैंक सेवा सुधार से है, और नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है, 67 नंबर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2004-05, 2006-07, 2008-09 या फिर 2009-10? तो ये कब किया गया था? ये 2006-07 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। ये किसके द्वारा किया गया था? ये बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय थे सुशील मोदी थे। 2006-07 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग 68 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? मुर्मुगोआ, मुंबई, कोच्चि या फिर चेन्नई? ये है चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो मीर कासिम ने किया था, या फिर मीर जाफर ने किया था, या फिर राजा राम नारायण ने किया था, या फिर फर्रुखसियर ने किया था? तो ये किया था मीर जाफर ने किया था। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज किसने दिया था? मीर जाफर ने दिया था। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? हर्यक, शिशुनाग, नंद या फिर शुंग? ये हर्यक वंश जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, रामगढ़, बांकीपुर पटना या फिर लखनऊ में हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया था। ठीक है, 27वें अधिवेशन में। कहां पर? बांकीपुर पटना में। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? तो कौन थे? यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती? ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, और इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, 73 नंबर देखते हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पे ये पूछा है कौन नहीं है, फिर आपको बताते हैं कौन सा नहीं है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चंद्रशेखर आजाद या फिर इनमें सभी संबंधित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित चंद्रशेखर आजाद नहीं थे इससे संबंधित। बाकी ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दोनों इससे संबंधित हैं। और ये कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उसकी मृत्यु हो गई, उसमें किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं थे। और घटना के बाद फिर वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग गए, और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 1908 में ही फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड या फिर इनमें से एक से अधिक? तो उपरोक्त में से एक से अधिक जल कुंड मुंगेर में स्थित हैं। कौन कौन से? तो सीता कुंड है, हाँ बिल्कुल है। ऋषि कुंड है, तो हाँ बिल्कुल ऋषि कुंड भी है, और रामेश्वर कुंड भी। ये सभी मुंगेर जिले में थी, ये तीनों मुंगेर जिला में ही स्थित है। ठीक है, मेची नदी कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई? तो पहले मैंने बता दिया, मेची नदी को दिया गया। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। कोसी नदी को मेची नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी दी गई इसको, और इसका शिलान्यास हमारे PM 2025 में इसको किए, और फिर इस योजना को वर्ष 29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 76 नंबर, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम होगा कैमूर, जमुई और नवादा। कहाँ है? कैमूर, जमुई और नवादा, ये होगा अवरोही क्रम में होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कैमूर में कितना है। कैमूर में है 31.56%, जमुई में कितना है 21.3%,
नवादा में क्या कितना है 20.72% है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर देखते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक रूप में जाना जाता है? तो ये कोसी नदी, सबको पता है ये। 78 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 58.7% या 68.8% या फिर 72.4% या फिर 64.2%। तो क्या था ये? 68.2% ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये मुख्यमंत्री करते हैं इसकी बैठक। किसकी? राज्य मंत्री परिषद की बैठक करते हैं। बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं? केवल 2 बने हैं। ठीक है, कौन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये दोनों बिहार के राज्यपाल रहे और फिर बाद में राष्ट्रपति भी बने। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? 39वां, 41वां, 42वां या फिर 49वां? ये हो जाएगा 42वां। ठीक है, नेक्स्ट 82 नंबर देते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? लखनऊ, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? तो ये हैदराबाद में नो योर आर्मी का मेले का उद्घाटन किया गया था। 83 नंबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? तो ये अब निर्णय क्या लिया है? तो अब निर्णय लिया है 2022-23। इससे पहले क्या था? इससे पहले था 2011-12 था आधार वर्ष जीडीपी गणना के लिए। ठीक है, 84 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? यहां देखिए 25-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति या फिर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति या और फिर बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति या फिर उनमें से अधिक। तो ये सभी हैं, ये सभी बिहार सरकार ने नई नीतियों का ऐलान किया है। ठीक है, बिहार प्लास्टिक निर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश नीति प्रोत्साहन और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति। ठीक है, 85 नंबर देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि लाख करोड़ में आवंटन किया है? यहाँ पे सेंट्रल बजट का पूछा है, तो केंद्रीय बजट का यहाँ पे कितना है? तो 6.81 ये रखना है। 6.81 लाख करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में इस राशि को आवंटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो ये बिहार में किया गया है। पहला बीज जीन बैंक है ये। 87 नंबर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मेट्रो वैली किस देश की खुफिया एजेंसी MI16 के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? इंग्लैंड, इजराइल, रूस या फिर USA? तो ये है इंग्लैंड है। ठीक है, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और 116 साल के इतिहास में पहली बार ब्लेज मेट्रो वैली को प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह रिचर्ड मूर का स्थान लेगी। ये खुफिया एजेंसी का नाम है ब्लेज मेट्रो वैली। किस देश की खुफिया एजेंसी? M160 या MI60 के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई थी, इंग्लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं लोग। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन, आयोजन और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की है? कौन है? भारत है, चीन है, UAE है या फिर सऊदी अरब है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। 89 नंबर देखते हैं हम लोग। अक्टूबर 2025 में RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों में के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान की अनुमति दी है? तो ये हो जाएगा नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे कुल टैरिफ कितना हो गया? 50% हो गया था। तो ये है 25%। अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है?
नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हंगरी, आइसलैंड, लिechtenstein, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। EFTA 4 सदस्यों का एक समूह, 4 देशों का एक समूह है, जिसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यहाँ देखिए नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल है। ठीक है, भारत ने नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड तक लिechtenstein सभी के साथ समझौता किया है, जिसे टेपा नाम दिया गया है। यह समझौता अक्टूबर 2025 से लागू होने की संभावना आती है। ठीक है, 92 नंबर देखते हैं। जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो ये गुजरात बन गया है। भारत में जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया। अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है आदिवासी समुदायों के आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों को गहराई से समझना, उसके डेटा को एकत्र करना और फिर विश्लेषण करना और उसके लिए फिर दवाई को विकसित करना है। ठीक है, अब 93 देखते हैं। तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना? तो पहला देश बना है मालदीव बन गया है, भारत में नहीं इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अभी। हमारे पीएम मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो बता गेस कीजिए ये कौन होगा? जॉर्जिया मेलोनी। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर या फिर विक्रम मिस्त्री? ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेज। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? स्वतंत्रता सेनानी, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक, श्रमिक आंदोलन के नेता या फिर उपयुक्त में से सभी? तो ये उपयुक्त में से सभी हैं। ठीक है, जीजी पारिक का जो निधन 101 वर्ष में हुआ, ये पूरा जीवन गांधीवादी सिद्धांतों पर ये उसके सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहे। उनका योगदान किसी एक क्षेत्र से सीमित नहीं था। ठीक है, और वह राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं से प्रभावित थे। आजीवन लोकतांत्रिक समाजवाद के मजबूत समर्थक भी रहे हैं। 97 नंबर देखते हैं। श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया था? ये 10वीं बार शपथ लिया था। साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? लाजलो क्रासजाना होरकई, सिमोन सकागुची, फिलिप एजियन या फिर एस कितागावो? ये है लाजलो क्रासजाना होरकोई है। ठीक है, 99 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी जिन्होंने खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? कौन है? प्रिया रानी है, सविता कुमारी है, फातिमा सना है या फिर मरियम फातिना है? तो ये मरियम फातिना है। 100वां सवाल देखते हैं हमारा। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया या फिर इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी, इसकी कुल लागत 800 करोड़ रुपए थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका है इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई है। ठीक है, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को किया गया है। ठीक है, इस स्टेडियम का उद्घाटन पीएम ने नहीं किया, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। तो ये पहला नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब इसकी जो अनुमानित लागत है वो 800 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, जीएस पेपर आज यहीं रखते हैं, जल्दी ही मिलेंगे हम अगले टेस्ट लेकर के। आपने अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही जीएस उसमें दूसरा टेस्ट लेके आऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।